रहीम। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, थर्मोकेमिस्ट्री। लास्ट जो एमडीकैट का पेपर हुआ था उसमें से इस चैप्टर में से एटलीस्ट एक या दो एमसीक्यूज आ चुके हैं और 2017 का जो रीटेक हुआ था 2018 और 2019 इसमें से भी इन पेपर्स में इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आ चुके हैं इस चैप्टर में से, लाइक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में वाले टॉपिक में से, सिस्टम सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन वाले में से, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस में से एक दो टॉपिक और हैं जिनमें से एमसीक्यूज आ चुके हैं लास्ट पेपर्स में, जो एमडीकैट के लास्ट पेपर्स में हैं पिछले ईयर के। तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इस पर साइकिल और हेसेस लॉ इसमें से भी एमसीक्यू एक दो आ चुके हैं पहले। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी और ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट करते हैं कि ये थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है और यहाँ पे एमडीकैट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 है। सो थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी है हीट चेंजेस की केमिकल रिएक्शंस के दौरान। जो हीट, थर्मो मीन्स हीट और केमिस्ट्री जो ब्रांच ऑफ साइंस है केमिस्ट्री, तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट चेंज होती है उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हीट चेंज और जो हीट एवॉल्व होगी वो एनर्जी जो एवॉल्व होगी एनर्जी हीट की फॉर्म में एवॉल्व होगी ना, तो इसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं। एनर्जी एवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, केमिकल जो चेंज होगा तो इसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं। इसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? इसका सबसे पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। इसका जो पहला डिफरेंस है वो है हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एवॉल्व होती है। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज को। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये नेगेटिव होता है। फिर है हीट ट्रांसफर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे ये यहाँ से देखें कि एक पानी का जार है, उसमें अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो हीट जो होगी वो सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। मतलब जो सराउंडिंग है, अगर हम सराउंडिंग एयर को हम सराउंडिंग ले लें और जो वाटर है उसको हम सिस्टम ले लें, तो एयर से हीट जाएगी वाटर में और सिस्टम मतलब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम से सराउंडिंग जाएगी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। सिस्टम से जब हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीट सराउंडिंग में जा रही है और सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। अगर हम देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में स्टेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा होगी? रिएक्टेंट्स की, क्योंकि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा स्टेबल होंगे प्रोडक्ट्स की निस्बत, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। देखें आप, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जब रिएक्शन, तो रिएक्टेंट्स का पहले टेम्परेचर कम था ना, जब हीट ट्रांसफर हुई सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, रिएक्टेंट्स ज़्यादा स्टेबल होंगे प्रोडक्ट्स की निस्बत। नीचे ग्राफ आएगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे रिएक्टेंट्स की निस्बत। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहले हम एग्जांपल देखते हैं, तो कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्जन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो इसके एंथैल्पी चेंज होगी -393.7 किलोजूल पर मोल। माइनस अगर ये रिएक्शन इस तरह लिखा जाए कि फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आए इधर 393.7 किलोजूल पर मोल, तो आप बता सकते हैं कि रिएक्शन कौन सा? तब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। प्लस का मतलब है, ये देखिए ना प्रोडक्ट वाली साइड पे प्लस हमने लगाकर यहाँ पे हमने बता दिया कि हीट इतनी
रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच जब हम लिखेंगे, यहाँ हमने प्लस करके रिएक्शन का उसको पार्ट बना दिया। जब हम इसको डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज से लिखेंगे तो -393 आएगा और रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही रहेगा। ओके, नाइट्रोजन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया और बन गया अमोनिया, और इसमें भी इंथाल्पी चेंज आया नेगेटिव -46.23 किलोजूल पर मोल, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जो -46.23 मोल है, ये हाफ मोल अमोनिया के लिए, पर मोल मैंने लिखा है, ये 2 मोल्स बने ना, इधर 2 मोल्स बने हैं, तो इसके लिए जो टोटल होगी वो 92.46 होगी किलोजूल पर मोल, लेकिन मैंने 1 मोल के लिए लिखा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में अगर पूछा गया कि अमोनिया की जो इंथाल्पी चेंज है, जो अमोनिया की फॉर्मेशन में इंथाल्पी चेंज है, वो कितनी आई है, तो अगर ऑप्शंस पर मोल में दिए हुए हैं तो आपने ये लिखना है। और अगर उन्होंने कहा टोटल इंथाल्पी चेंज कितनी आई है, कि टोटल जो फुल जो अमोनिया बना है, 2 मोल्स बना है ना अमोनिया, पर मोल नहीं बना की उन्होंने बात की, तो फिर 92.46 आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और इसमें एंथैल्पी चेंज है +3000 किलोजूल पर मोल। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्टन की तरह एग्जांपल इसकी भी आएगी कि जो 3000 है वो रिएक्टेंट साइड पे आएगा, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। और वाटर यहाँ पे लिक्विड से वाटर सॉलिड स्टेट में फ्रीजिंग प्रोसेस हुआ है, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी ये स्टेबिलिटी समझने में। सो ग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि अगर हम एनर्जी को हम वाई एक्सिस ले लें और टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्सिस की तरफ ले लें एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो हमारे पास कैसे एंथैल्पी चेंज आएगा और कैसे हमारे पास स्टेबिलिटी आएगी। पहली बात हमेशा याद रखनी है कि जो चीज़ लो एनर्जी पे होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे रिएक्टेंट्स यहाँ लो एनर्जी पे हैं, सो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसे जैसा कि हमें पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में तो हीट एब्जॉर्ब होती है, तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रहा है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे पॉजिटिव आएगा। अगर जैसे हमने इसने रिएक्टेंट्स ने हीट एब्जॉर्ब की है, सो प्रोडक्ट हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया हीट एब्जॉर्ब करने के बाद। अगर हम रिएक्टेंट की एंथैल्पी H1 रिप्रेजेंट करें और प्रोडक्ट की H2, तो एंथैल्पी चेंज हाई एनर्जी से लो पे आएगा ना, H2 - H1 आता है ना, H2 - H1 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव, क्योंकि हाई से अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो हमेशा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। सो इसका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें भी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आता है कि हमने H2 - H1 करना है। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चलें तो इसमें प्रोडक्ट्स लो एनर्जी स्टेट पे हैं और रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्टेट में, क्योंकि एनर्जी रिलीज होनी है। जब एनर्जी रिलीज होगी लो एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स। और अगर हम H2 - H1 अब इस केस में करें तो H2 - H1 इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि हमने लो माइनस हाई किया, तो ये नेगेटिव आया। अब अगर हम इस पॉइंट को समझें, स्टेबिलिटी वाले पॉइंट को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स। इधर देखें, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट्स की निस्बत लो एनर्जी स्टेट पे, और इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आप देख लें अच्छी तरह। एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है? ये एमसीक्यूज ज़रूरी नहीं इस तरह आएंगे कि एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस, तो आपको सिंपल ऑप्शन दे जाएंगे एक्सो, एंडो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आप एंडो कर देंगे। एमसीक्यूज डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं। ओके, तो एवेपोरेशन है एंडोथर्मिक प्रोसेस, कंबस्जन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एग्जांपल आएगी इसमें। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है, और फोटोसिंथेसिस एंडो। अब फोटोसिंथेसिस एंडो है ना, तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है, तो ये एक्सो होगा, कि फोटोसिंथेसिस एंडो तो रेस्पिरेशन एक्सो, प्रोसेस भी ऑपोजिट ही फिर आएंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन एंडोथर्मिक, बॉइलिंग और मेल्टिंग एंडो, और फ्रीजिंग एक्सो। फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग एंडो है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, ये वाटर की एग्जांपल दी थी, जिसमें वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड में नहीं गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गैस में कन्वर्ट हो रहा है मतलब बॉयल हो रहा है। ओके, तो मैंने इसके भी करेक्शन कर दिया, ठीक है। व्हाट पी और एमसीक्यूज भी हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास आ गया
कंबजन प्रोसेस, और प्लस आई है जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताया था 393.7 किलो जूल पर मोल, तो एंथैल्पी चेंज है -393.7 किलो जूल पर मोल। अब हमने बताना है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडो, तो जैसा कि प्रोडक्ट वाली साइड में चल रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस अकम्पेनिंग अ केमिकल रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बी हैसेस लॉ, सी थर्मोकेमिस्ट्री और डी स्टोइचियोमेट्री। सो ये होगा थर्मोकेमिस्ट्री। हीट चेंजेस, ये बुक लाइन है, बुक डेफिनेशन है। अगर थर्मोकेमिस्ट्री से एक और आ जाए, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन दी हो लेकिन एमसीक्यू इस तरह आ जाए कि स्टडी अबाउट एनर्जी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो भी थर्मोकेमिस्ट्री होगा, क्योंकि हीट चेंज एनर्जी की वजह से आती है, तो ये भी थर्मोकेमिस्ट्री होगा। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। तो 2 टाइप्स में हीट चेंजेस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। reactants are more stable than products are more stable than reactants, products are less stable than reactants, और reactants are equally stable to products। so अगर एक्सोथर्मिक की बात की गई है तो हमें पता है प्रोडक्ट्स जब रिएक्टेंट्स हीट लूज कर देते हैं तो प्रोडक्ट्स, क्योंकि हीट रिलीज हो जाती है तो प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लो हीट पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जैसे विच ऑफ फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर ऑप्शंस दूं मैं आपको, फ्रीजिंग, कंबस्जन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रलाइजेशन, तो कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है? ये हमने पहले पढ़ा है, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। फ्रीजिंग एक्सो है, कंबस्जन भी एक्सो है, और न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक है। ओके। और अगर यही एमसीक्यू इस तरह पूछा जाए कि ऑल आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस ही आई है, क्योंकि बाकी तीनों एक्सोथर्मिक है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस करेक्ट ऑप्शन आएगा। एक और एमसीक्यू है, व्हेन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन प्रोडक्ट्स देन रिएक्शन विल बी एक्सो, एंडो, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर इन्हीं ऑप्शंस के साथ, क्योंकि देखिए ना रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है प्रोडक्ट से, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये वही एमसीक्यू है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये वाला एमसीक्यू है। तो स्टेटमेंट डिफरेंट थी लेकिन बात वही है। एक्सोथर्मिक को किसका आंसर करेक्ट। अगर इन्हीं ऑप्शंस के साथ दूसरा एमसीक्यू पूछा जाए, व्हेन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन प्रोडक्ट, ये है लेस देन का साइन, लेस देन प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट कम होंगे प्रोडक्ट से एनर्जी, कौन सा आएगा करेक्ट ऑप्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नीचे की इक्वेशन दी हुई है वही हाइड्रोजन और अमोनिया की, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया बनाते हैं, तो यहाँ पर प्लस में इनकी एंथैल्पी चेंज दी हुई है। अगर अबव रिएक्शन ये पूछा जाए कि द अबव रिएक्शन इज, तो अबव रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और टोटल एंथैल्पी चेंजेस फॉर 1 मोल एंथैल्पी चेंज है 46.23 किलो जूल पर मोल, फॉर टोटल एंथैल्पी चेंज होगा 92.46 किलो जूल पर मोल। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो भी उसमें आपने यही बताना है। अगर फॉर 1 मोल तो फिर आपने ये करेक्ट ऑप्शन करना है। ओके। यहाँ पर मैंने आपको एक और कंसेप्ट समझाना है, क्योंकि फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन का आपस में कितने बॉन्ड हैं? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, इनकी ब्रेकेज होगी। ऑक्सीजन के आपस में कितने बॉन्ड हैं? 2। ये ब्रेक होके नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और आप इनमें 2 बॉन्ड हैं। अगर हम एंथैल्पी चेंज देखें तो एंथैल्पी चेंज होगा हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकेज। जब बॉन्ड ब्रेक होगा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकेज माइनस हीट एवॉल्व ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन।
सो अगर हम एग्जांपल ले लें कि इसकी हीट 1000 थी और जब बॉन्ड हीट इवॉल्व हुई, जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो 500 आ गई। तो अगर हम ये देखें 1000 माइनस 500 प्लस 500 तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर जब हीट एब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान वो कम हो गई हीट इवॉल्व की निस्बत, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इससे जरा एमसीक्यूज देखें। इफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकेज is greater than heat evolved during bond formation, the process is endothermic. और next, the energy absorbed during bond breakage is less than bond जो evolve हुई है तो reaction होगा exothermic. ये एक और MCQ है। Which of the following value of enthalpy of formation represents that product is least stable? Least stable. अब हमने देखना है प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल कब होता है। प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल तब होगा जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब एनर्जी ज़्यादा एंडो में होती है, एक्सो में तो नहीं होगी। एंडो में आती है पॉजिटिव वैल्यू और लीस्ट स्टेबल तो पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू जो 100 इस करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर मोस्ट स्टेबल आ जाए तो फिर जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी वही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे -230 करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। एक मैं आपको बात बता दूं कि बुक पे जो कंबस्जन की वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्जन की वाटर की एग्जांपल दी हुई है, अमोनिया की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की, इस सब की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह याद करने वाली हैं क्योंकि ये टॉपिक का खासा इम्पोर्टेंट है। सो ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।